टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज इस चैनल पे हम लंदन, जो कि विलियम ब्लेक की पोएम है, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो पोएम है ये आई थिंक कि बीए के सिलेबस में है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, तो उसको आज देखेंगे हम। और मैं कोशिश करूँगी कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जितने भी पोएम हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं इस पे दे सकूँ। तो अब देखते हैं कि लंदन किस तरीके की पोएम है और विलियम ब्लेक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम पोएम पे चलेंगे। तो विलियम ब्लेक जो है वो रोमांटिक एज के पोइट रहे हैं, और ये जो वर्क है इनका लंदन, इसको इन्होंने फर्स्ट पब्लिश किया था अपने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में इन 1794 के अराउंड। इस वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश किया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो वॉल्यूम था विलियम ब्लेक का, इसमें पब्लिश हुई थी ये पोएम लंदन। और ये जो है ये पोएट की फीलिंग रिवील करती है टुवर्ड द सोसाइटी इन विच ही लिव्ड। जिस सोसाइटी में पोएट रह रहे हैं उस सोसाइटी की, मतलब वो कैसा फील करते हैं उस सोसाइटी में रहते हुए, वो ये पोएम दर्शाती है, उनकी फीलिंग्स को शो कर रही है। अब अगर आपको देखें, थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके जाएं कि क्या सिचुएशन थी, तो इंग्लैंड इन 1800 बिकम वेरी ऑप्रेसिव, बहुत ऑप्रेसिव हो गया था इंग्लैंड 1800 के अराउंड, और वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के असर से। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ऑप्रेसिव हो गई थी, लॉ जो है इम्पोज करना शुरू हो गई थी, मतलब लोगों पे, सिविलियंस पे बहुत सारे लॉज इम्पोज हुए थे, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को भी कर्ब करने की कोशिश की गई थी। तो इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? ठीक है, इन सब का रिजल्ट जो ब्लेक ने देखा वो इस पोएम में उन्होंने मेंशन किया है, राइट? कि आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउ इंग्लैंड गवर्नमेंट रिएक्ट टुवर्ड्स इट, किस तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट करती है उस रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट, मतलब रिवॉल्यूशन से किस तरीके से जो प्रभावित होती है गवर्नमेंट, इंग्लैंड की गवर्नमेंट, और उसका इस पर क्या असर होता है। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन बढ़ाना शुरू कर देती है और उसका लोगों पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसी को विलियम ब्लेक ने इस पोएम में शो करने की कोशिश की है। अब अगर हम विलियम ब्लेक की बात करें तो विलियम ब्लेक में एक शिफ्ट आया है बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो लंदन सिटी को देखने का नज़रिया है ब्लेक का, वो बहुत बदल गया है। कहाँ वो पोइटिकल स्केच में लिखते हैं कि गोल्डन लंदन एंड हर सिल्वर थेम्स, और वहीं आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो लिखते हैं चार्टर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। तो ये जो शिफ्ट है, गोल्डन लंदन और सिल्वर थेम्स किस तरीके से एक चार्टर्ड स्ट्रीट में बदल गया, और चार्टर्ड थेम्स सिल्वर थेम्स से चार्टर्ड थेम्स में कैसे बदल गई, ये इस चीज़ को डिपिक्ट करता है ये पोएम। ठीक है, वो जो शिफ्ट हुआ है, ये जो ब्लेक का थॉट शिफ्ट हुआ है, वही वो बता रहे हैं कि क्यों शिफ्ट हुआ है। तो ये जो एग्नी है लोगों के अंदर, जो वो देखते हैं अपने मतलब अपने अगल बगल लोगों को, और जब वो लंदन की स्ट्रीट पे चलते हुए देखते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे ब्लेक ने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो इसकी अगर थीम देखें पूरी पोएम की, तो पोएम की थीम है लैक ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और फिर सोर्स फॉर द लैक ऑफ फ्रीडम, पहला है कि लैक ऑफ फ्रीडम, लोगों की आज़ादी को छीन लिया गया। ठीक है, उनके उठने बैठने, खाने पीने, हर एक आज़ादी को, डिसीजन लेने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी, देखिए हमेशा याद रखो कि जब कभी भी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है, इंसान की हो या कंट्री के सिविलियन की, पीपल, जब आप देखो, जब वो आप किसी को बांधने की कोशिश करते हो, जब दायरा बनता है, तो फिर वो रिवोल्ट, वो एग्नी होगी या रिवोल्ट होगा, या तो तकलीफ़ें दिखेंगी या तो विद्रोह होगा। तो इस पोएम में भी विलियम ब्लेक ने उसी चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने बताया है कि सोर्स ऑफ फ्रीडम क्या है, मतलब सोर्स क्या है कि वो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया, रीज़न क्या था। और फिर डाउनफॉल, जाहिर सी बात है, जब आप देखो, जब इस तरीके की सिचुएशन होगी, जब लोगों में असंतुष्टि बढ़ेगी और लोगों के अंदर तकलीफ़ें बढ़ेंगी और वो संतुष्ट नहीं होंगे, तो डाउनफॉल तो आना ही, फिर वो हैप्पी नहीं रहेंगे। और जब खुशी से आप कोई काम नहीं करोगे तो फिर चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होंगी, तो फिर वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। तो यही चीज़ वो दिखा रहे हैं कि डाउनफॉल हुआ है लंदन का। तो ये चीज़ इस पोएम में डिपिक्ट की गई है। अब अगर आप थोड़ा सा अगर मैं इसके थोड़ा सा
स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 4 क्वार्टर्स में इसको लिखा गया है। अल्टरनेटिव लाइन जो है वो राइमिंग है और ए बी सी डी इसकी राइम स्कीम है। अब आते हैं पोएम पे। आई वंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। तो इसमें जो पहला स्टैंजा है उसमें जो पोएट हैं वो एक सबसे पहले की सेटिंग फिक्स करते हैं और टोन को भी फिक्स करते हैं कि पोएम का टोन कैसा होगा, किस तरीके की पोएम है ये, और सेटिंग कहाँ, मतलब कहाँ पे बेस्ड है, मतलब किस बारे में है ये पोएम। तो सेटिंग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन है, जैसा कि नाम भी इसका सेटिंग से ही लिया गया है। और टोन जो है वो सेकंड थर्ड लाइन में, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में सेट होती है। अ मार्क इन वेरी एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो, मतलब कि जो इसका टोन है पूरे पोएम का वो बहुत ही ग्लूमी टोन है और मेलंकलिक टोन है। तो टोन जो है पूरी पोएम का आपको बहुत ही मेलंकलिक दिखेगा और जो सेटिंग है वो लंदन है। तो अब जो अगर हम देखें तो पोएट कह रहे हैं कि आई वंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। चार्टर्ड का मतलब यहाँ होता है कंट्रोल्ड, रिजिड, कोई चीज़ को मतलब दबा दिया गया हो, या कहा जाए कि उसको बहुत ही बांध दिया गया हो, रिस्ट्रिक्टेड कोई चीज़ होती है, तो वो चीज़ मतलब बता रहे हैं कि आई वंडर। अब वंडर का मतलब कि आप घूम रहे हो, घूमने का मतलब कि फ्रीडम डिपिक्ट कर रहा है, राइट। फ्रीडम ऑफ वॉक, आप कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी टहल रहे हो, लेकिन टहल कहाँ रहे हो, इतनी फ्रीडम है लेकिन वो पूरे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप टहल रहे हो। तो आई वंडर्ड, वो घूम रहे हैं, आई वॉक नहीं लिखा है उन्होंने, आई वंडर्ड लिखा है। वंडर का क्यों, मतलब जब आप पोइट्री किसी की पढ़ते हो तो एक एक शब्द जो पोएट लिखता है वो बहुत सोच के लिखता है, उसके जहन में एक शब्द के कई शब्द निकल के आते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वर्ड ही चुनता है। क्यों? क्योंकि वो जो मीनिंग देगा वो अदर शायद ना दे पाए जो उसके सिनोनिम हैं। तो वंडर करने का मतलब होता है कि फ्रीडम को डिपिक्ट करना, ठीक है, शोइंग द फ्रीडम ऑफ वॉक, फ्रीडम ऑफ रोमिंग। तो वो चीज़ को वो कह रहे हैं कि आई वंडर थ्रू ईच चार्टर्ड, चार्टर्ड मतलब रिजिड, कंट्रोल, रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रीट में वो वंडर कर रहे हैं। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। अब थेम्स भी चार्टर्ड है, मतलब थेम्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसके मतलब किसी तरीके से गवर्नमेंट ने उस एरिया को भी रिस्ट्रिक्टेड किया है, या तो वहाँ जाना मना है, या तो वहाँ पे जिस तरीके की भी वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हो थेम्स रिवर के आसपास गवर्नमेंट ने, उसी चीज़ को ये डिपिक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने वाली है। पहली चीज़, वो स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रीट इज डिपिक्टिंग क्या, लैंड को, ठीक है, एंड थेम्स जो है यहाँ पे नेचर को डिपिक्ट कर रही है, राइट। तो स्ट्रीट मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लेक कहना चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्टेड लैंड और रिस्ट्रिक्टेड नेचर के बीच वंडर कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रीट का मतलब यहाँ हो गया कि गवर्नमेंट ने लैंड को भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, लैंड को भी अंडर कंट्रोल ले रखा है। थेम्स मतलब रिवर, रिवर नेचर को डिपिक्ट करती है, तो नेचर को भी अपने कंट्रोल में ले रखा है, और मैं इन कंट्रोल्ड नेचर और लैंड में के आसपास टहल रहा हूँ। मतलब मेरी फ्रीडम अभी बची हुई है, लेकिन बाकी अगल बगल सब जो चीज़ है वो अंडर कंट्रोल्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, किसी न किसी मायने में कुछ ना कुछ उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और एक एक फेस जब मैं उधर से गुज़रता हूँ, उन बंद गलियों से, उन रिस्ट्रिक्टेड गलियों से जब मैं गुज़रता हूँ और थेम्स के आसपास से जब मैं गुज़रता हूँ, तो मेरी नज़रें किस पे पड़ती हैं, मार्क्स ऑफ वीकनेसेस एंड मार्क्स ऑफ वो, ठीक है, एंड मार्क इन एवरी फेस। और जब मैं हर एक चेहरे को देखता हूँ गुज़रते हुए, तो मुझे दिखाई देता है उनकी कमज़ोरी, लोगों की कमज़ोरी, लोगों की वीकनेसेस, लोगों की सैडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे डिपिक्ट मतलब यहाँ पे वो वही कहना चाह रहे हैं कि इतने के बाद जो लोग हैं वो बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उतनी ऑप्रेसिव हो गई है। और यहाँ जो उन्होंने यूज़ किया है, मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो, इसमें इन्होंने पॉलिप्टोटन एक स्टाइलिस्टिक स्कीम होती है उसको यूज़ किया है। पॉलिप्टोटन जो होता है वो एक ऐसी स्टाइलिस्टिक स्कीम, या कह लें एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें सेम रूट से निकलने वाले वर्ड्स को रिपीट किया जाता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल वीकनेस एंड वो, ये दोनों
कहीं ना कहीं कमोबेश एक ही जैसे मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन दोनों को यूज़ किया गया है इस वजह से। जैसे स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग दोनों का मतलब लगभग लगभग एक है, लेकिन दोनों को एक ही बार अगर आप एक ही लाइन में पाओगे तो उसको कहते हैं पॉलीप्टोटॉन, ठीक है। तो इस लाइन में उन्होंने इस डिवाइस का यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind forged menancles I hear। तो ये सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि मतलब वो फील कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें फील कर रहे हैं कि जब जब मतलब लोग जो हैं वो इतने दुखी हैं कि जब जब मैं उन गलियों से गुज़रता हूँ तो लोगों की पेन, लोगों की एगनी, तकलीफ़ें, उस पूरे मतलब ह्यूमैनिटी जो वहाँ बसी हुई है, वो जो मैनकाइंड वहाँ बसे हुए हैं, उन सब के चेहरे को जब मैं देखता हूँ और जब मैं महसूस करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि दे आर फुल ऑफ मतलब पेन। सबका चेहरा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो सब रो रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो यहाँ पे दिया है माइंड फॉर्ज्ड मेनेंकल्स, ये मतलब साइकोलॉजिकली वो हैंडकफ्ड हैं। साइकोलॉजिकली मतलब माइंड से उनको बांध दिया गया है, उनके हाथों को हैंडकफ्ड कर दिया गया है, मतलब साइकोलॉजिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली कोई किसी को नहीं बांधता, लेकिन मेंटली लोग बांध देते हैं। और जब वो मेंटली बांधते हैं लोग तो फिर तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो वही वो चीज़ यहाँ कह रहे हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, ठीक है, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फोर्ज्ड मेनेंकल्स आई हेयर। तो ये कह रहे हैं कि उस रिस्ट्रिक्शन को मैं महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्राई मैन के लिए भी दिया है, इन्फेंट्स के लिए भी, मतलब बच्चों के लिए भी दिया है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लोग हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं। ये पावर्टी ने इनको बुरी तरीके से परेशान कर रखा है। वो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और उसकी वजह से उनकी जो एग्नी है वो और बढ़ जाती है। बिकॉज गवर्नमेंट और जो लोग हैं, उनको जो रिच एरिस्टोक्रेट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो वन वे और अनदर इनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज की भी सोसाइटी में आप देखिए। और फिर यहाँ पे कंपेयर किया गया है मैन के क्राई को इन्फेंट के क्राई से। क्यों? क्योंकि जैसे एक बच्चा रोता है तो वो वॉइसलेस होता है, वो अपनी बात नहीं कह सकता माँ से अपने या किसी से भी। तो वो अपने इमोशन कैसे जाहिर करता है? अगर उसको तकलीफ़ है तो वो कैसे जाहिर करता है? रो के जाहिर करता है। तो ये यहाँ पे ब्लेक कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन मतलब जो मैन हैं, जो एडल्ट हैं, वो भी वॉइसलेस हो गए, वो भी स्पीचलेस हो गए, उनकी भी आवाज़ें छीन ली गई हैं। वो बोलने का अधिकार नहीं है, उनको आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं रह गया है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और इस वजह से इस पेन में, अपने पावर्टी और सफरिंग के बीच वो रो रहे हैं। उनकी इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है। और बच्चे जो हैं वो भूख से रो रहे हैं। और कुछ जो बच्चे हैं वो आगे वो कहते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं, और उनके पास डिजीज़ हैं कई सारी, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो भी हैं। तो ये सब कुछ इतनी एग्नी भरी पड़ी है कि पोएट कहते हैं कि हर तरफ इस पूरे कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सिवाय दर्द के, सिवाय तकलीफ़ के और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बैन यूज़ किया है। देखो, इन एवरी बैन का क्या मतलब हो गया? रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उनका पूरा फ्रीडम ख़त्म कर दिया गया है लोगों का। और जब इस तरीके का है तो लोगों के अंदर तकलीफ़ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट में पूरे जो लोग हैं, तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा है, वो जो हैंडकफ्ड हो गए हैं, ये साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट है। और ये जो साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट और उनकी जो सफरिंग है वो विजिबल नहीं है। मतलब वो फिज़िकली उतनी तकलीफ़ में नहीं दिख रहे हैं जितना वो मेंटली तकलीफ़ में है। बिकॉज उनका जो माइंड है वो फ्रॉज्ड हो गया है, मतलब पूरी तरीके से इम्प्रिजन्ड हो गए हैं वो अपने रिस्ट्रिक्शंस के चलते, अपने फ्रीडम के लैक के चलते, ठीक है। फिर वो आगे लिखते हैं, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपाल्स एंड द हेपलेस सोल्जर्स साई,
runs in the blood town palace wall। अब यहाँ पे दूसरा जो इन्होंने वो उठाया है, दूसरी जो तकलीफ़ उठाई है, एक तो वो बच्चों की तकलीफ़ उठाए हैं और लोगों की तकलीफ़ जो सफ़र कर रहे हैं, दूसरा जो है अब वो रीज़न बताते हैं, तीसरी स्टैंजा से वो रीज़न बता रहे हैं कि इस फीलिंग का रीज़न क्या है, क्यों, मतलब हाउ क्यों। द चिमनी स्वीपर्स क्राई, जो चिमनी स्वीपर्स हैं, जो चिमनी साफ़ करने वाले स्वीपर्स हैं, ये बेसिकली बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चों को चिमनी स्वीपर के रूप में अपॉइंट किया जाता था। रीज़न बीइंग कि जब वो बच्चे छोटे हैं तो वो आसानी से चिमनी में घुस जाएंगे और उसको साफ सफाई कर पाएंगे। और एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपाल्स। अब ब्लैकनिंग चर्च का क्या मतलब है कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इन बच्चों का जो अपॉइंटमेंट है वो चर्च करती थी, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने चर्च को डायरेक्टली उसके लिए क्रिटिसाइज़ किया है। तो पहला रीज़न तो उन्होंने दिया है कि इस पूरी रिस्ट्रिक्शन और इस पूरे एग्नी का जो सबसे बड़ा कारण है वो चर्च है। रीज़न बीइंग कि छोटे छोटे बच्चों को उसने चिमनी स्वीपिंग में लगा रखा है और चिमनी स्वीपिंग की वजह से उनको कई सारी डिजीज़ेज़ हो रही हैं, लंग्स इन्फेक्शन हो रहे हैं। और जो उनका ये ब्लैकनिंग चर्च का जो इन्होंने सिंबल उठाया है, ब्लैक का मतलब होता है कि एक तरीके से यहाँ पे दो रेफरेंस है ब्लैक का। एक तो मतलब कि वो जो बच्चे जब वो चिमनी साफ़ कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से दे आर ब्लैक बिकॉज वहाँ कालिक है चिमनी में। और दूसरा ब्लैकनिंग इस वजह से है क्योंकि वो जो काम है चिमनी स्वीपिंग का वो इन्होंने उन स्वीपर्स को अपॉइंट किया है। इस वजह से जो पोएट हैं हमारे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं बाय कॉलिंग द चर्च एज ब्लैकनिंग चर्च, ठीक है। तो चिमनी, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो चिमनी स्वीपर्स के बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें वो डिपिक्ट कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि हर तरफ तकलीफ़ आपको मिलेगी, वेदर इट इज़ चर्च, वेदर इट इज़ स्ट्रीट, वेदर इज़ पैलेस, कहीं भी आप जाओ, लंदन के हर गली में आपको तकलीफ़ देखने को मिलेगा, चर्चेज़ में तकलीफ़ देखने को मिलेगा। कंपनीज़ जो पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद की जो स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी, किस तरीके से भयावह हो गई है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं और उन बच्चों की डिजीज़ और उन बच्चों की हेल्थ का कहीं कोई ख्याल नहीं रख रहा है, जो कि चर्च का मेन काम, मतलब वो हाउस ऑफ गॉड है और वो इनको अपॉइंट कर रही है फॉर अ चिमनी स्वीपिंग, मतलब कि वो डेविल का काम कर रही है। उन छोटे छोटे बच्चों के हेल्थ का रिस्क उठा रखी है, मतलब हेल्थ उनका रिस्क में डाल रखी है। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे पोइट अपनी फीलिंग कह रहे हैं और इसीलिए मतलब उन्होंने मतलब चिल्ड्रंस को, और ये जो चिल्ड्रंस होते थे बेसिकली कैसे चर्च अपॉइंट करती थी, दीज आर ऑर्फन चिल्ड्रन, जो चिमनी स्वीपर का काम जिनको दिया जाता था ये ऑर्फन होते थे और इनका जो मतलब चर्च जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर देम होती थी, मतलब चर्च इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी और फिर वो बच्चे जो हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है ऑफ करप्शन, ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो है ये पूरा हर तरफ आपको दिखने को मिलेगा, वेदर इट इज़ चर्च, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ रिच पीपल एक्सप्लॉइटिंग द लेडीज़। तो ये सब कुछ आपको लंदन स्ट्रीट में देखने को मिलेगा। अब वो कहते हैं एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साई रन इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। अब जो तीसरा उन्होंने मुद्दा उठाया है वो पैलेस का उठाया है। तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। अब वो सोल्जर्स को उठा के कह रहे हैं कि हेल्पलेस सोल्जर्स, जो बहुत ही हेल्पलेस हैं सोल्जर्स, जिनके पास और कोई चारा ही नहीं है, वो पुअर विक्टिम है करप्ट गवर्नमेंट के, ठीक है। जो गवर्नमेंट करप्ट है उसका विक्टिम कौन होता है? सोल्जर्स होते हैं, क्योंकि वॉर होगा, ठीक है। और मतलब उनकी फीलिंग है टूवर्ड्स वॉर, और उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है वॉर, अपनी फीलिंग को, डिस्क्राइबिंग द ब्लड दैट रन्स डाउन द पैलेस वॉल। मतलब कि पैलेस के वॉल जो हैं वो खून से, एक मजबूर जो ऑलरेडी करप्टेड गवर्नमेंट का रिजल्ट है, जो सोल्जर जो फेस कर रहा है वो एग्नी, तो उनके ब्लड से पूरा जो पैलेस का वॉल है वो ब्लड से रेड हो गया है। मतलब कि इनकी तकलीफ़ों का, इनके मर्डर का, इनके शहीद होने का पूरा दावदार कहा जाए तो वो गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं पैलेस को। पैलेस मतलब जो वहाँ पे रूल करते थे लोग, जो गवर्नमेंट थी उस समय की।
तो ये चीज़ जो है मतलब यहाँ, तो अब वही चीज़ मतलब गवर्नमेंट का मतलब कि अब मोनार्की भी कोई भी चीज़ है, वो जो जो भी अथॉरिटेटिव पावर है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी डिसीजन लेने वाला है वो रिस्पॉन्सिबल है इस एग्नी का। अब गवर्नमेंट मतलब आज की गवर्नमेंट टाइप आप मत समझिएगा, इट इज़ जस्ट अ वर्ड टू डिपिक्टिंग यू कि क्लियर मीनिंग आपको हो जाए। जो भी अथॉरिटी में था उस समय 1800 के ड्यूरिंग, they all are responsible for these agony of the peoples, मतलब पीपल की एग्नी के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो यही वो बताना चाह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अब जो है वो फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्टेंजा में अगर हम देखा जाए, बट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हेराल्ड स्कर्स ब्लास्ट्स the newborn infant's tear and blights with plagues and marriage hears। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेंजा में वो कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि मतलब करप्शन रिवील कर रहे हैं, सोसाइटी का जो करप्शन है, सोसाइटी का जो अटैक है टूवर्ड्स इनोसेंट पीपल, किस तरीके से लोग मजबूर हैं। तो वो कह रहे हैं बस बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट। अब रात के समय जो स्ट्रीट की हालत होती है वो अलग होती है। वो कह रहे हैं आई हियर, मैं सुनता हूँ, हाउ कैसे, अ यूथफुल हेराल्ड्स कर्स। हेराल्ड मतलब होता है जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो नई नई छोटी छोटी लड़कियां हैं, यूथफुल मतलब नई हैं, यंग हैं, और वो प्रोस्टिट्यूशन में उनको ढकेल दिया गया है। और रीज़न क्या है उनके उस प्रोस्टिट्यूशन को चूज़ करने का? पावर्टी, सफरिंग, गरीबी, उनकी तकलीफ़ें, उनके जो लोग हैं उनकी तकलीफ़ें, घर को पालन पोषण के लिए, रोज़गार के लिए। तो दे हैव ओनली दिस ऑप्शन, उनको ढकेल दिया गया है प्रोस्टिट्यूशन में। पावर्टी और करप्शन इतना ज़्यादा है कि जो पुअर गर्ल हैं, जो गरीब घर की लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन को एज ए अपना प्रोफेशन चुन ली हैं। और जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई प्रोफेशन में नहीं हो, आप अपनी मर्ज़ी से अगर प्रोस्टिट्यूशन में नहीं हो, तो आप जब उस चीज़ को फील करोगे तो आप कर्स दोगे। तो वही वो कह रहे हैं कि हाउ द यूथफुल हेराल्ड्स कर्सेस, किस तरीके से वो बद्दुआएं देती हैं दिलों से। क्यों? क्योंकि दे आर फोर्स्ड टू दैट। ब्लास्ट्स द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर। और फिर वो कह रहे हैं कि एंड दे कर्स एट द टीयर्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबीज। और उसमें भाई जब यंग लेडीज़, यंग गर्ल्स, पुअर यंग गर्ल्स जब प्रोस्टिट्यूशन के फील्ड में हैं, तो उसमें से कुछ के जो बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, वो रो रहे हैं और उनके टीयर्स को देख देख के वो कर्स जो है अपना दे रही हैं। दिस इज़ अल्टीमेट अटैक ऑन द इनोसेंस। मतलब पूरी तरीके से वो छोटा मासूम बच्चा, वो नई जवान लड़कियां जो गरीब हैं और अपने परिवार को पालने के लिए ये काम कर रही, दे ऑल आर इनोसेंट पीपल एंड हु आर अटैकिंग ऑन देम। the rules, the authority, the people, the rich people। तो वो पूरा सिस्टम वॉज करप्टेड। ये पूरे सिस्टम को इन्होंने इस पोयम में जो है वो टारगेट किया है, राइट। अब वो कहते हैं एट ब्लाइट्स विद प्लेग्स एंड मैरिज हियर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि मतलब अब चूँकि दीज आर द यंग गर्ल्स जो कि इस तरीके से सोसाइटी के हार्ड रिएक्शन से यहाँ पे हैं, या उनके हार्ड हार्ट जो है सोसाइटी की वो उनको इस दशा में पहुँचा रखा है। लेकिन अब इसके बाद भी वो जब शादी करती हैं या उनकी जब शादियाँ होती हैं, तो प्लेग एक तो ऑलरेडी वहाँ पे बीमारी फैली हुई है, और मैरिज हेयर्स का मतलब यहाँ हुआ कि शव ले जाने, हेयर्स का मतलब होता है जो गाड़ियाँ डेड बॉडीज़ लेकर जाती हैं, जो तो मैरिज इज़ व्हाट? मैरिज इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। यूनियन होता है दो लोगों का, और बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है मैरिज का। तो अब मैरिज के साथ उन्होंने शव ले जाने वाला क्यों जोड़ दिया? व्हाट इज़ द रीज़न कि ये खुशी और इतनी ज़्यादा, मतलब एक बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ है, मतलब एक तरीके से मैरिज के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। यू आर एबल टू गिव बर्थ टू द न्यू बॉर्न बेबीज़। तो इसके साथ उन्होंने डेथ का क्यों जोड़ा? तो रीज़न ये है कि ये जो लेडीज़ हैं जब ये प्रोस्टिट्यूशन में जाती हैं तो दे
आर सफरिंग विद सम सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि मैरिज के बाद वो आगे लेकर जाती हैं और फिर उसकी वजह से डेथ लेकर अपने साथ जाती हैं। और चूंकि ये पुअर और बहुत ही सफरिंग भरे इलाके में रह रही हैं, उनके अगल बगल सिर्फ गंदगी है, प्लेग फैला हुआ है, तो ये सारी डिजीज़ वो अपने साथ कैरी करके लेके जाती हैं मैरिज के बाद। तो ये जो चीज़ है, ये पूरी तरीके से इन्होंने लंदन को रिवील कर दिया है, मतलब ट्रूथ एकदम पेंट किया है लंदन का, कि किस तरीके का लंदन है जो कि ब्लेक दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। तो ये जो है इसका जो आई थिंक कि पोस्ट इंडस्ट्रियल पोएम है इनकी, और इन्होंने बहुत ही मतलब बहुत ही क्लियर लाइट थ्रो की है इन द इल इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिच आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्किंग क्लास, स्ट्रीट्स एंड नेचर आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। और दूसरा कि सबसे बड़ा इफेक्ट है आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद का भी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है चीज़ें बदल जा रही हैं। और ये जो मैरिज का जो इन्होंने यूज़ किया है उसको उन्होंने शो किया है कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, या जो मैरिजेस होती हैं और जो लोग ऑलरेडी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं और वो जब मैरिज करते हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो वो लड़कियां जो कि प्रोस्टिट्यूशन में हैं और उनकी अगर फर्दर मैरिज होती है तो उनकी क्या कंडीशन, वो भी अपने साथ डिजीज़ लेके जा रही हैं। और वो लोग जो ऑलरेडी इनके साथ हैं और इनके साथ रह रहे हैं या इनके पास आते हैं, वो भी जब मैरिज करते हैं तो मतलब वो भी लेके जा रहे हैं डिजीज़। तो ये जो है पूरा डिजीज़ ऑफ एडल्टरी को शो कर रहा है मैरिज हियर्स। और फ्यूनरल, मतलब इन्होंने पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जो प्योरिटी है मैरिज की, जो ब्यूटी है मैरिज की, दैट इज़ डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली बाय दिस सिस्टम। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आई होप कि आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी। और अगर हम देखें मैरिज हियर्स में, तो इसमें उन्होंने ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है, रिपीटिशन का यूज़ है इन चार्टर्ड में, क्योंकि उन्होंने चार्टर्ड स्ट्रीट एंड चार्टर्ड थेम्स यूज़ किया है वहाँ पे। और क्राई में भी उन्होंने रिपीटिशन किया है, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन एंड इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फेयर। तो यहाँ पे 2 क्राई, मतलब यहाँ भी रिपीटिशन है। एलिटरेशन है यहाँ पे, वीकनेस एंड वोज में एलिटरेशन आप शो कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पोएम आपको क्लियर हुई होगी। और इस तरीके की अगर आप पोएम चाहते हैं तो आप 1 मंथ का आप मेंबरशिप ले सकते हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का सारा कोर्स जो है पोएट्री का, वो मैं वहाँ ख़त्म कर दूँगी व्हेन यू टेक द मेंबरशिप। और फिर आपको आगे वहाँ पे आपको सारा आपका कोर्स वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आज का पोएम मैं यही ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बिल्कुल अगर आपको कुछ इसमें लगा कि मैंने आपको गलत बताया तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपके सामने मैं जितने एस्पेक्ट हैं पोएम के उन सबको रखूं। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टाइम मुस्कुराइए और खुश रहिए हमेशा। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।